स्केलिंग की शुरुआत हो चुकी है। स्वागत है आपका एपिसोड 7 के अंदर। मैं आज आपको बताने वाला हूं कैसे करके हम अपने एड्स को स्केल कर रहे हैं। आपको स्केल करने से पहले किस चीज का ध्यान रखना है, स्केल करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है, स्केल करने के बाद क्या क्या चीजें करनी है। और ये पूरी स्केलिंग सिर्फ आइसोलेशन में काम नहीं करते, उसके अराउंड बहुत कुछ चलता है। सारा कुछ आपको मैं इस एपिसोड के अंदर बताने वाला हूं। मजा आने वाला है। आज और मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूं। देखो आज का दिन अभी शुरू हुआ और $95 ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं और ये तो बस शुरुआत है गाइस। हो सकता है हम बीच में चीजें चेंज करें अगर हमें लगे कि उतना अच्छा नहीं चल रहा। तो बहुत ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि अपने पैसे जा रहे हैं तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा पैसा ढंग से यूज हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड से। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि स्केलिंग करने से पहले आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है। वेलकम टू स्टेज 2 ऑफ स्केलिंग। अब स्टेज 2 स्केलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहां पर आपको पता लगने वाला है कि इस प्रोडक्ट में एक्चुअल दम कितना है। आप स्टेज 2 स्केलिंग के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक के ऊपर ध्यान रख रहे हो। अभी तक आपने क्या किया था, आपने टेस्ट इंटरेस्ट के साथ आप खेल रहे थे। स्टेज 2 स्केलिंग होता है आप थोड़े अलग लेवल पे लेके आते हो, आप ज्यादा इंटरेस्ट ट्राई करते हो। इसके अंदर आप क्या करते हो, आप अप्रोक्सीमेटली 7, 8, 10 इंटरेस्ट और लेके आते हो। मैं रेकमेंड करता हूं जो इनिशियल आपके 2 थे जो अच्छे रिजल्ट्स लेके आ रहे थे वो चलने दो, उसके ऊपर 8 और बना लो। टोटल आपके 10 इंटरेस्ट को आप टारगेट कर रहे हो और वो डाइवर्स अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट हो सकते हैं जो रिलेटेड है टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, और हर एक एड सेट के ऊपर ऑफ कोर्स एक एक इंटरेस्ट होगा और आप अपने हिसाब से अपना बजट सेट कर सकते हो। मैंने अपना बजट अप्रोक्सीमेटली वही 2 टाइम्स 2.1 2.2 टाइम्स द मार्जिन रखा था क्योंकि आप 10 एड सेट्स चला रहे हो तो ऑफ कोर्स आपका बजट ज्यादा स्पेंड होगा। वही हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो एक्चुअल अच्छे वाले इंटरेस्ट हैं वो कौन कौन से हैं और वो कैसे पता लगेगा, टेस्ट करके। तो स्टेज 2 स्केलिंग से टेस्टिंग भी हो जाता है, एक तरीके से आपको पता लग जाता है क्या क्या इंटरेस्ट बेस्ट परफॉर्म करते हैं आपके प्रोडक्ट के लिए, और ये भी आपको पता लग जाता है इसमें कितना दम है, इसको आप कितना खींच सकते हो। तो स्टेज 2 स्केलिंग के अंदर और भी 2 चीजें जो आपको करनी है। ये अपने 10 एडसेट्स तो आपके चल ही रहे हैं, उसके ऊपर एक और कैंपेन बनाओगे आप जो होगा ओपन इंटरेस्ट। उस ओपन इंटरेस्ट वाले के अंदर आपने कुछ टारगेटिंग नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आप एंगेज शॉपर्स आप कर सकते हो, बस दैट्स इट, और उसको लेके आप चलाने दोगे। तो ये जो आप चलाओगे एडसेट, ये एक ही कैंपेन होगा, एक ही एडसेट होगा और एक ही एड होगा। अगर आप मल्टीपल एड्स बना चुके एक ही प्रोडक्ट के तो आप उस कैंपेन के अंदर, उस एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका भी बजट आप थोड़ा सा ज्यादा दे देना, आप मान लो 4 टाइम्स और मार्जिन के आसपास का बजट दे देना स्टार्टिंग में। तो ये आपके टोटल 11 एड सेट्स चल रहे हैं। ये जो स्टेज 2 स्केलिंग है ये आपको एज सून एज पॉसिबल शुरू करना है। जैसे ही आपका टेस्टिंग फेज खत्म हो गया, 1 गुनी 2 स्ट्रेटेजी आपकी होगी है, आपको पता लग गया इस प्रोडक्ट में दम है, मान लो बड़ा विनर वाला प्रोडक्ट लग रहा है आपको, उसको आप स्टेज 2 स्केलिंग पे लेके जा चुके हो। स्टेज 2 स्केलिंग पे आप रहोगे कुछ दिन के लिए। इसका रीजन है, एक तो आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे, ऊपर से आपका डिलीवरी होने लग जाएगा। क्या होता है कि जब आपके आज अगर मान लो आपने सेल किया कोई आइटम, वो डिलीवर होते होते हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। ठीक है, तो एटलीस्ट 1 वीक का तो आपको पीरियड देना ही पड़ेगा। अगर आपने 1 जून को मान लो ऐड शुरू किया, 7 या 8 जून तक आपको एक्चुअली पता लगेगा कि उसका आरटीओ एंड डिलीवरी परसेंटेज किसके हिसाब से बैठेगा। आपके पास एग्जैक्ट नंबर्स तब भी नहीं होंगे क्योंकि टोटल 15 दिन के आसपास लगता है पूरा साइकिल कंप्लीट होने में, लेकिन फिर भी आपके डिसेंट इनफ आइडिया होगा। 70-80% ऑर्डर्स तब तक या तो आरटीओ हो चुके होंगे या डिलीवर हो चुके होंगे। आपको एक आइडिया लग चुका होगा कि अप्रोक्सीमेटली मेरा डिलीवरी परसेंटेज इस रेंज में होने वाला है। ठीक है, मान लो स्टेज 2 स्केलिंग आप शुरू करते हो, उसके ऊपर आपके पहले दिन में ऑर्डर आया आपके 100। ठीक है, स्टेज 2 स्केलिंग चल रहा है, 7 या 8 दिन तक वेट कर रहे हो। बाय 7th एंड 8th डे मान लो आपको दिखता है कि 100 ऑर्डर में से 50 ऑर्डर डिलीवर हो गए हैं, 30 ऑर्डर आरटीओ हो चुके हैं, 20 ऑर्डर फिर भी बचे ना। चांस है मेजॉरिटी ऑफ दोज ऑर्डर्स भी आरटीओ ही होंगे, लेकिन आप मान सकते हो उन 20 में से 5 ऑर्डर के आसपास छोटा सा कम एक अमाउंट हमने ले लिया, डिलीवर हो जाएंगे, यानी आपका ओवरऑल डिलीवरी परसेंटेज बैठेगा 55%। ठीक है, तो ये आपको एक रेंज मिल गया, 55 to 60% के आसपास आपका डिलीवरी परसेंटेज बैठेगा। आप फिर प्रॉफिट कैलकुलेटर के अंदर डालोगे नंबर्स अपने, कॉस्ट पर परचेज भी आपको मालूम है, आपको डिलीवरी परसेंटेज भी काफी हद तक मालूम है, फिर आपको पता लग जाएगा कितना प्रॉफिट आपका बनने वाला है। और ये डेटा बहुत जरूरी है क्योंकि हमको स्केल करने से पहले एकदम कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई ये तो हमको प्रॉफिट देगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। धड़ाधड़ स्केल ना कर देना डिलीवरी परसेंटेज देखे बिना, आपके हाथ में नहीं होता ये डेटा जब आपके हाथ में आएगा तभी आप स्केल करना, इसलिए स्टेज 2 स्केलिंग बहुत जरूरी है। स्टेज 2 स्केलिंग करने के बाद भी आपका कॉस्ट पर परचेज शुड बी लेस देन 100 रुपीज। मैं इसमें ये मान के चल रहा हूं कि जो मार्जिन आपने रखा है क्लाउड के ऊपर, वो आपका टोटल मार्जिन अमाउंट मान लो 350, 400, 500 के आसपास उसके उस रेंज में है। अगर ऐसा है तो इस केस में 100 से नीचे आप कॉस्ट पर परचेज मिनिमम देख रहे हो, तभी हम स्टेज 3 स्केलिंग करने वाले हैं।
आप लोगों को मैं फुल अपडेट दे देता हूँ कि क्या चला है। तो अभी 31 से लेके ना 6 तारीख तक आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। 31 वो दिन है जिस दिन अपन ने पहली कैंपेन्स लॉन्च किए थे 4 पोलो को लेके, उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। बाकी प्रोडक्ट्स को लेके देखो कुछ कुछ ट्राई किए थे, जैसे आइस रोलर बिल्कुल नहीं बिका था, एरो कंटेनर के कुछ कुछ सेल आए थे, एक्चुअल सेल्स थोड़े से ज़्यादा इससे हैं, बट $4 कॉस्ट ऑफ परचेज में मेरा प्रॉबेबली ब्रेक इवन या हल्का सा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा नहीं, मतलब वही स्केलेबल नहीं है। ये वाला प्रेस जूसर फिर भी ठीक है क्योंकि प्रेस जूसर में लाइक डिसेंट सेल्स आ रहे हैं, आई थिंक 50+ ही सेल्स थे, बट ओवरऑल लाइक $2.5 कॉस्ट ऑफ परचेज, तो इसमें भी स्लाइट प्रॉफिट है। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ परचेज स्टार्टिंग में ज़्यादा था और अब और कम हो ही जा रहा है। जैसे आज का मैं जो देख रहा था ना, टुडे का 1.20 कॉस्ट ऑफ परचेज है, ठीक है ना, तो मतलब इसमें प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे, तो इसलिए मैं इसको चालू रखा, बाकी सबको बंद कर दिया। अब 4 पोलोस की बात करते हैं, जो मेन प्रोडक्ट है जो अपन एडवर्टाइज कर रहे हैं अभी। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगा जो मेन अपना कैंपेन है ना, स्टेज 2 में जाके अपन ने बहुत सारे ऐसे एड सेट्स लॉन्च कर दिए, टॉप, टी शर्ट, पोलो शर्ट, आउटर वेयर क्लोथिंग, आउटफिट ऑफ द डे, स्ट्रीट फैशन, ऑफिस, ये सारे के सारे कर दिए। सब में एक ही ऐड चल रहा है अपना, एंड इसके अंदर ये 1.11 बता रहे हैं, बट एक्चुअल मैं देख रहा था कैलकुलेट करके बेस्ड ऑन कितने एक्चुअल परचेज हैं, 1.05 1.06 के आसपास है। आप $1 ही मान लो, ऑलमोस्ट $1 के आसपास, ऑलमोस्ट 85 रुपीज़ के आसपास मान लो अब, है ना, ये है। तो अभी अगर अपन ये देखें, ये वाला जो एड सेट है ना, ये अपन ने चलाया था काफ़ी दिनों तक 4 पोलोस के अंदर। अभी आपको ये वाला एड सेट ऑफ दिख रहा है क्योंकि मैंने फिर स्टेज 3 में जाके इसको डुप्लीकेट करके ज़्यादा बजट में किया, बट स्टार्टिंग में इसका मैंने $20 से शुरुआत किया था। ये ओपन अपना कैंपेन है, इसको लेके अपना चला 120 परचेज आए हैं अभी तक पिछले लाइक ऑलमोस्ट 1 वीक के अंदर, एंड ये $20 में चले जा रहा था। इसका भी वही कॉस्ट ऑफ परचेज 1.1 के आसपास है, ठीक है ना, तो ये भी डिसेंट तरीके से चल रहा था। इसमें एक्चुअली ज़्यादा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि फर्स्ट डे पे और सेकेंड डे पे हमने थोड़ा सा स्पेंड इस वीडियो को भी दिया था, जो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, तो इसकी वजह से हम लोगों ने इसको बंद कर दिया और इमेज ऐड के ऊपर ही फोकस किया। अब इस इमेज ऐड का अगर दिखता है हमें सैचुरेशन वगैरह आ रहे हैं, तो हम इस इमेज ऐड के और वेरिएशंस ऑब्वियसली इजीली बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है ये वाला इमेज ऐड काम कर रहा है। तो अब अपने पास ये दोनों चीज़ें आ गई, तो ये तो आप लोगों को पता लग गया। बेसिकली द होल पॉइंट ऑफ लुकिंग एट फेसबुक एड्स इज टू फिगर आउट कॉस्ट पर परचेज, ठीक है, मतलब जो आपका कॉस्ट पर ऑर्डर जो हम कह सकते हैं, जो ट्रू कॉस्ट ऑफ परचेज होता है वो तो अपने को यहाँ जाकर ही पता लगेगा क्लाउड एनालिटिक्स के अंदर। अब अगर हम वही सेम डेटा को देखें, अब एक्चुअली क्या है, बहुत सारे ऑर्डर्स अभी तक डिलीवर ही नहीं है। जैसे आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी 31 आज 8 तारीख है, 31 मई के ऑर्डर्स में से हम टी शर्ट के ऊपर ही फोकस करते हैं, ठीक है, 6 डिलीवर हुए हैं, 3 RTO हुए हैं, और बाकी जो 3 ऑर्डर हैं उनका भी पता नहीं है। तो चांस है कि उनमें से डिलीवर एक हो सकता है, 2 RTO या 3 RTO हो सकते हैं। दूसरा अगर फोकस करें, क्योंकि ये तो पहला दिन था, बहुत ही कम इसमें ऑर्डर्स आए थे। अगर हम एक्चुअल जून 1 वाले दिन का देखें तो इसमें 111 ऑर्डर आए थे उस दिन, तो उसमें से 50 ऑर्डर्स डिलीवर हुए हैं, 15 RTO हुए हैं, तो टोटल 65 ऑर्डर्स आउट ऑफ 111। अब 65 आउट ऑफ 111 मतलब होता है 58% ऑर्डर्स के ऊपर हमारा डेटा आ चुका है। बट ऐसा होता है कि देखो इतने दिनों के बाद ना, अब मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर जो बाकी बचे हैं, अब 55 या कुछ ऐसे ऑर्डर्स बचे हैं जो डिलीवर होना है, जो पेंडिंग है अभी, तो उनमें से आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेटली लाइक मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स RTO ही होंगे, है ना। तो अभी जो आप ये डिलीवरी परसेंटेज देख रहे हो, ये बहुत ड्रास्टिकली चेंज होगा जब सारे के सारे ऑर्डर्स के ऊपर अपना डिलीवरी या फिर RTO वाला सीन बन चुका होगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो 48% डिलीवर्ड है, 23% फेल डिलीवरी, बट दिस इज बाय ऑर्डर्स जो कंफर्म हुए हैं, लेकिन 94% ही कंफर्म हुए थे, 2% अभी पेंडिंग है, 4% कैंसल्ड है। तो उसके बेसिस 2% पेंडिंग वही होगा, फेल्ड टू सिंक हो जाएगा या फिर कुछ और सीन हो जाएगा, या फिर अभी तक शिप नहीं हुआ है, फॉर वॉट एवर रीज़न। कंफर्म्ड ऑर्डर्स अपने पास सिर्फ 118 आउट ऑफ 125, उसमें से 48% डिलीवर हुए, 23% फेल्ड हैं, 9% आउट, 5% पिकड अप। ये तो आप लोगों को ऑब्वियसली फर्स्ट तारीख का दिखा रहा हूँ। अब सेकंड तारीख, थर्ड तारीख, सबका अलग अलग अपना डेटा है। जो 6 तक, अगर मैं टोटल आप लोगों को दिखाऊं 31 से लेकर 6 तक का जो हम डेटा फेसबुक एड्स में भी देख रहे थे, आप देख सकते हैं लाइक यहाँ पर 766 ऑर्डर्स हैं, उसमें से 147 डिलीवर हो गए हैं, 43 RTO हैं। तो अभी भी बहुत सारे ऑर्डर्स अगर आप इसके हिसाब से देखो, 52% पिकड अप स्टेटस में है गाइज, मोर देन आधे अभी पिकड अप स्टेटस में, अभी तो आउट फॉर डिलीवरी भी नहीं गए हैं। यानी पिकअप होके जब वो इन ट्रांजिट होता है ना, ये इन ट्रांजिट नहीं दिखाता,
क्लाउड के अनुसार पिकड अप मतलब इन ट्रांजिट है, मतलब या तो पिकअप है या इन ट्रांजिट, ये दोनों स्टेटस पिकड अप ही दिखाते हैं। आउट फॉर डिलीवरी होता है जब वो एक्चुअली आउट फॉर डिलीवरी होते हैं, ठीक है। तो और फेल डिलीवरी होता है जब एनडीआर हो जाता है। तो इसका ध्यान रखो, अभी भी लाइक डेटा बहुत कम है हमारे पास, बट फिर भी डिसेंट एनफ डेटा है। मेरे को फील आ रहा है कि 55% के आसपास का डिलीवरी अपना ओवरऑल रहेगा, विच गिव्स मी अ लिटिल कॉन्फिडेंस कि मेरे को लग रहा है मैं स्टेज 3 के आसपास जा सकता हूँ। और उसका रीजन ये है कि अगर हम प्राइसिंग कैलकुलेटर में डाल के देखें, 999 अपना प्राइसिंग है, क्लाउड का प्राइस अपना है 622, एंड उसके बाद कॉस्ट पर परचेज हमारा करेंटली चल रहा है अराउंड 90 रुपीज़, मान लो 85 चल रहा है वैसे तो, बट आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी तक जो चल रहा था। अब 90 मान के चलो, थोड़ा ज़्यादा मान के चलना होता है हमेशा, अच्छा लगता है। अब आरटीओ परसेंटेज हमने 45 मान लिया, ठीक है, और जीएसटी अपना 5% है। अब देखोगे मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आप बोलोगे सर आप 622 की चीज़ सिर्फ 999 में बेच रहे हो, आपका मार्जिन सिर्फ कितना बचता है? 40% के आसपास, 39-40% के आसपास का मार्जिन है आपका। उतने मार्जिन पे आप कैसे करके इतना प्रॉफिट कर पा रहे हो? वेल, बिकॉज कॉस्ट पर परचेज बहुत कम है और डिलीवरी परसेंटेज इज मोर देन 50%, है ना, इसकी वजह से। सो कभी भी ना आइसोलेशन में एक नंबर मैटर नहीं करता है। आप जब भी नंबर्स देखोगे, आप नंबर्स को साथ में देखोगे। जस्ट बिकॉज मैंने 622 को 999 में सेल किया तो वो गलत आइडिया, ऐसा नहीं होता। अगर मैं 622 को 799 में सेल करता लेकिन मेरा आरटीओ परसेंटेज 10% रहता, मैं तब भी प्रॉफिट कमाता। समझ रहे हो? बेसिकली जो नंबर्स होते हैं कभी भी एक आइसोलेशन में नहीं काम करते, सारे नंबर्स कंबाइंड काम करने होते हैं। तो जब 622 वाली चीज़ में 999 में सेल करो, मेरे को दिख रहा है 45, अगर ये 50% भी हो जाता है, ठीक है, मतलब 50% आरटीओ और 50% डिलीवर हो गए, ठीक है, 47% डिलीवर क्योंकि 3% कैंसिल, फिर भी मेरा प्रॉफिट बन के आता है 139। लेकिन यहां पर सीन डिफरेंट है। अगर हम स्केलिंग करेंगे, अगर हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज 120 हो जाता है, ठीक है, यानी 80 तो $1 होता है, तो $1.5 के आसपास कॉस्ट ऑफ परचेज बन जाता है, तब भी मेरा प्रॉफिट अराउंड 7-8% के आसपास बचता है, लाइक 999 का 87%। बट ध्यान रखना, दिस इज ऑन डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ठीक है, यानी जो 47% ऑर्डर डिलीवर है उनके ऊपर पर ऑर्डर मेरा प्रॉफिट है 87, है ना। इसमें अपना आरटीओ चार्जेस वगैरह सब निकल जाते हैं, तो ये पूरा नेट प्रॉफिट ही होता है। तो इसलिए आई होप ये नंबर्स देख के आप लोगों को ना थोड़ा क्लैरिटी मिलने लग गया होगा कि कैसे करके बिजनेस ये काम करता है। और हम नंबर्स को लेकर ना आगे भी जाके बात करेंगे, क्योंकि यार ई कॉमर्स है कि नंबर्स की ही गेम है। जितना आप नंबर्स को ढंग से समझोगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट नंबर्स है जो आपके बिजनेस में आपको ध्यान देने वाले हैं, उतना ही आप अच्छा भी करोगे। तो स्केलिंग करने से पहले हमको कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके जो टीम होंगे, आपके जो लोग होंगे आपके आसपास, या आप खुद, आपको पता होना चाहिए कि जो कमेंट्स आने वाले, जो मैसेजेस आने वाले, जो व्हाट्सएप चैट, जो सारी चीजें होने वाली, कम्युनिकेशन फ्रॉम कस्टमर्स टुवर्ड्स योर स्टोर, उसको हैंडल किया जा सकता है और ढंग से हैंडल किया जा सकता है। अब इतने दिनों से हम जो एड्स चला रहे हैं, तो हमको आइडिया है कि कस्टमर्स क्या क्या क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। जैसे हम पोलो वाले ऐड को ले लेते हैं, तो मुझे पता है बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें ये साइज अवेलेबल है कि नहीं, इसमें पॉकेट अवेलेबल है कि नहीं, इसमें और कौन से कलर्स अवेलेबल है। मेरे को पता है कॉमन जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या है। अब उन क्वेश्चंस के हमने स्टैंडर्ड आंसर से बना लिए, अगर तुम स्केल करोगे तो और भी ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उन सब के आपके कॉमन रिस्पॉन्स होने चाहिए। और उसके अलावा भी मान लो आपने कस्टमर सपोर्ट एजेंट को हायर किया हुआ है, तो उसको भी पता होना चाहिए अगर ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ना आए, उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो कैसे उसको आंसर किया जाए। मान लो कि कस्टमर है, वो फेसबुक के ऊपर कमेंट छोड़ रहा है कि मेरा ये एड्रेस है, मेरा ऑर्डर प्लेस कर दो। अगर कस्टमर सपोर्ट एजेंट को नहीं पता कि क्या करना है उस केस में, तो फिर वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन वो प्रॉब्ली रिप्लाई कर देगा कि सर थैंक यू फॉर योर मैसेज, वी विल गेट बैक टू यू। कुछ एक रैंडम से रिप्लाई कर देगा। दे नीड टू नो इन ऑल ऑफ दीज केसेस कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मे बी उस समय उनको बोलना पड़ेगा, सर प्लीज डोंट पब्लिश योर एड्रेस हियर, प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन व्हाट्सएप यूजिंग दिस नंबर एंड देन वी विल क्रिएट एन ऑर्डर फॉर यू। तो ऐसे करके एक स्टैंडर्ड मैसेजेस उनको पता होने चाहिए क्या है। और ये जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है, इसको करने का एक तरीका होता है। आपको अगर मेक श्योर करना है कि आपको खुद और आपकी टीम को पता है कि कैसे हैंडल करने डिफरेंट सिचुएशंस, तो मैं रिकमेंड करूंगा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना फॉर इंडियन ड्रॉप शिपिंग। इसके अंदर ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके एनडीआर मैनेजमेंट, कमेंट हैंडलिंग, व्हाट्सएप हैंडलिंग, डिफरेंट हर एक चीज को लेके कवर किया जाता है डिफरेंट रोल्स के अनुसार कि क्या क्या सिचुएशंस में कैसे कैसे हैंडल करना है। जब आपका ये बन गया तो आपको पता है कि आप रेडी फॉर स्केलिंग हो। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था पहला स्टेप। टीम आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के थ्रू रेडी एंड ट्रेंड है, वो है आपका नंबर दूसरा स्टेप। नंबर 3 स्टेप है कि डेटा हैज टू मेक सेंस। आपने क्या करना है, प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स डाल के देखने हैं कि अगर आरटीओ परसेंटेज इतना हो जाए, अगर कॉस्ट पर परचेज बढ़ जाए, जो कि बढ़ेगा। देखो यार, जब आप स्केलिंग कर रहे हो और आपका मान लो 70 रुपए कॉस्ट से परचेज चल रहा है, अगर आप बजट को 5 टाइम्स या 6 टाइम्स कर दोगे ना, तो वो 70 से लेके 100, 120, 130 पहुंच जाएगा, हो सकता है 150 भी पहुंच जाए। तो आपको इन सारे नंबर्स का ख्याल रखना पड़ेगा और प्राइसिंग कैलकुलेटर के अंदर ये डिफरेंट फिगर्स डाल के देखो कि मैक्सिमम आप कितना जा सकते हो टिल यू आर कंफर्टेबल कि हाँ इतने स्केल पे भी मैं कंफर्टेबल हूँ।
फिर आपको मेक श्योर करना है कि इन्वेंट्री होना चाहिए आपके क्लाउड सप्लायर के पास, और आपके क्लाउड के कैम को, जो की अकाउंट मैनेजर होता है, आपको उसको पता है कि आप स्केलिंग कर रहे हो इस प्रोडक्ट का, तो उसको एक बार बस मैसेज कर देना कि सर आई एम स्केलिंग दिस प्रोडक्ट, प्लीज मेक श्योर इसका इन्वेंट्री है। और आप जो क्लाउड के अंदर जो मैनेज प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप रिक्वेस्ट इन्वेंट्री भी कर सकते हो, अगर आपको दिखता है कि इन्वेंट्री कम है और आपको ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए होगा बेस्ड ऑन द स्केल जो आप करना चाहते हो, तो रिक्वेस्ट इन्वेंट्री वाले फीचर को यूज कर सकते हो। एक बार ये सारी चीजें हो गई, फिर आप एक्चुअली स्केलिंग शुरू करोगे। लेकिन अब स्केलिंग करेंगे कैसे, चलो उसकी बात करते हैं। देखो, रोपोसो क्लाउड के जो एनालिटिक्स वाला पेज है ना, उसके अंदर आपको बहुत सारा डेटा मिलता है, कैसे करके आपका प्रोडक्ट्स डिलीवर हो रहे हैं, कितना आरटीओ, कितना आउट फॉर डिलीवरी, और उसके अलावा सारे प्रोडक्ट वाइज ब्रेकडाउन वगैरह मिलता है। आप प्रेफरेंस वगैरह सेट कर सकते हो। आज मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो डिलीवरी परसेंटेज का जो कैलकुलेशन लॉजिक है ना, ये आपका आप लगा सकते हो ऑन ऑल ऑर्डर्स या फिर ऑन ऑल क्लोज्ड ऑर्डर्स। अगर आप ऑल क्लोज ऑर्डर्स पे लगाओगे तो सिर्फ डिलीवर्ड आरटीओ प्लस रिटर्न ऑर्डर्स के ऊपर होगा। अगर ऑल ऑर्डर्स पे लगाओगे तो सारे के सारे सिंक्ड ऑर्डर्स के ऊपर होगा। अब ऐसा होता है ना कि डिलीवरी होने में टाइम लगता है यार। अगर आज ऑर्डर है वो 1-2 दिन में डिस्पैच होगा, फिर वो इन ट्रांजिट होता है, फिर एनडीआर भी होता है, फिर आरटीओ होने से पहले लाइक बहुत दिन का पीरियड होता है। सारे ऑर्डर्स का आपको डेटा मिलते मिलते 2 हफ्ते पूरा हो जाता है। लेकिन अगर आप वेट करो ऑन ऑल डिलीवर्ड ऑर्डर्स के ऊपर देखना, तो आपको पूरा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑल ऑर्डर्स के ऊपर देखो और फिर आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि अच्छा इतने डिलीवर हुए हैं आउट ऑफ इतने टोटल ऑर्डर्स और इतने अभी और पेंडिंग है, तो पूरा ऐसे पता लग जाता है। इन दोनों प्रेफरेंस का अपने अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, जैसे करके आपको जो डेटा देखना है उसके बेसिस पे। अच्छा, एक और चीज का आपको जो ख्याल रखना है दैट इज एनडीआर मैनेजमेंट कैसे कर रहे हो, ठीक है। अब एनडीआर मैनेजमेंट के लिए आपका जो ये वाला पेज होता है यहाँ पे, जिसमें मैनेज ऑर्डर्स वाला पेज होता है, इसके अंदर जब आप जाओगे शिफ्ट ऑर्डर्स के ऊपर जाओगे, वहां पर आके आता है फेल्ड डिलीवरी, ठीक है। तो फेल्ड डिलीवरी के अंदर ना जब आप जाओगे मैनेज एनडीआर ऑर्डर्स पे क्लिक करोगे, तो वहां पर जाके आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे जो फेल्ड डिलीवरी के अंदर हुए हैं, और उसके अंदर आप रीशेड्यूल और अपडेट डिटेल्स कर सकते हो। बल्क एक्शन करने के लिए आपको बेसिकली टेक एक्शन बल्क करना है। वहां पर आपने एक फाइल अपलोड कर देना है जहां पर इनका AWB नंबर और प्रेफर्ड डिलीवरी डेट और वो सब चीजें, और वो अपलोड कर दोगे तो जितने भी आपके एनडीआर से सारे के सारे एक साथ ही बल्क एक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही ईजी तरीका होगा कैसे करके आप अपना एनडीआर पूरा मैनेज कर सकते हो। मैं आपको ना एक और टिप देना चाहता हूं जो मुझे अपने एजेंसी जो है ना, फेसबुक एड एजेंसी, उन्होंने दिया था। उन्होंने मेरे को बताया था कि जब आप अपना फेसबुक एड्स चला रहे हो तो जो आपका पेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है। हम लोग क्या करते हैं, पेज बना के उसका प्रोफाइल पिक्चर वगैरह सेट करके फिर उसके बाद में भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन उसने बोला कि ये करना ठीक नहीं है, आपको रेगुलरली पोस्ट करते रहना होता है अपने पेज के ऊपर। उसका रीजन है फेसबुक को ऑर्गेनिकली भी देखना है कि आपका पेज एक्टिव है, ठीक है। उसको देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ एड्स चला रहे हो और आपके पेज के ऊपर कोई पोस्ट वगैरह नहीं है तो फेसबुक को थोड़े ना नेगेटिव सिग्नल आते हैं कि क्या पता है पेज थोड़ा स्कैमीस है, तो वो उसको उतना ध्यान नहीं देता है और बैन होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, आप फेसबुक को मेटा बिजनेस स्वीट के अंदर जाके आप ना पोस्ट को शेड्यूल करते रहो, ठीक है। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने प्रोडक्ट्स के एक फोटो डाल दिया, कोई प्रोडक्ट को लेके एक वीडियो डाल दिया, कुछ ना कुछ ऐसे पब्लिश कर दो। आपके पास प्रोडक्ट्स तो इतने सारे होते हैं अपने स्टोर के ऊपर, उन सबको लेके शेड्यूल कर दो। हर 2-2 दिन बाद एक पोस्ट आता रहेगा। आप OKP वाले पेज पे ऐसे देख सकते हो, मैंने बहुत सारे पोस्ट को शेड्यूल किया होता, एवरी 2 डेज पब्लिश हो जा रहा था एक पोस्ट। तो मेरा फेसबुक पेज भी एक्टिव था पूरे ड्यूरेशन ऑफ द बिजनेथॉन 10 में। तो ये करना बहुत ईजी है और इससे आपके चांसेस ऑफ गेटिंग बैंड थोड़े से कम हो जाते हैं। तो मैंने जब अपना स्टेज 2 स्केलिंग शुरू किया था तो एज ऑलवेज इट इज टू बी एक्सपेक्टेड कि आपके रिजल्ट्स थोड़े से फ्लक्चुएट करेंगे इनिशियली, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा एड स्पेंड कर रहे हो दैन व्हाट यू वर डूइंग अर्लियर, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, वो धीरे धीरे स्टेबलाइज होता रहता है। मेरे केस में भी जून 9th का जैसे आप डेटा देख सकते हो, और मैं आपको बता सकता हूँ अभी बाद में कि जून 10th का डेटा और भी बेटर हो गया था, जून 11th को उससे बेटर हो गया था, ऐसे करके बेटर होता रहता है। बट क्या होता है, सेल्स आने रेगुलरली शुरू हो जाते हैं और एट अ प्रॉफिट, ठीक है। फिर आप एक नंबर जो आपको डिटरमिन करना होता है ना कि हाँ इस नंबर के नीचे मेरे को अपना कॉस्ट पर परचेस चाहिए। शुरुआत में हो सकता है आपको लगे कॉस्ट पर ऑर्डर आपका थोड़ा ज्यादा जा रहा है, लेकिन कॉस्ट पर ऑर्डर आपका धीरे धीरे करके ओवर द डे कम होते रहना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए। अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ज्यादा रह रहा है, फिर आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। यू डोंट वांट कि पूरा दिन आपका निकल जाए और कॉस्ट पर ऑर्डर आपका बहुत ज्यादा हाई खींचे जा रहा है, वो नहीं आप चाहते। तो आप दिन में एटलीस्ट 2 या 3 बार चेक करना अपने एड्स को पूरे दिन में, और देखना कि आपका जो ट्रेंड है ऑफ कॉस्ट पर ऑर्डर वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है कि स्टेबलाइज हुआ हुआ है, और फिर एक डिसीजन लेना कि आपको आगे क्या करना है। स्केलिंग देखो करना उतना मुश्किल नहीं होता, आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आपको कितने अमाउंट से ज्यादा खर्चना नहीं है पर ऑर्डर,
फेसबुक के ऊपर, और उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है बजट कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, एड से ज्यादा यूज करना है, कोई और इंटरेस्ट यूज करना है, सारा कुछ उस नंबर के अराउंड डिटरमिन करेगा। ठीक है, तो एज ऑलवेज आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सारा स्केलिंग कैसे करना है उसको लेके आपको टू डू लिस्ट, चेकलिस्ट, सारा कुछ मिल जाएगा। मैं पिन कमेंट के अंदर लीडर बोर्ड का भी अपडेट दे दूंगा। बहुत मजा है अभी स्टेज 2 स्केलिंग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मजा तो है स्टेज 3 में आता है, जब हम एकदम ताबड़तोड़ उठाते हैं चीजों को, जब हम एकदम मस्त स्पेंड करने लग जाते हैं। तो उसको लेके मैं आपको बताऊंगा एपिसोड 8 में, आपको मैं वहां मिलता हूं।